गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है सभी लोगों का आज के इस एक न्यू लेक्चर के अंदर में। वेलकम बैक टू लर्न्स ब्राइट यूट्यूब चैनल। स्वागत है सभी क्लास 10वीं के छात्रों का हमारे नए लेक्चर में, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर को पूरी तरीके से वन शॉट में विद इन 30 to 40 मिनट्स में। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं डेवलपमेंट चैप्टर के पूरी की पूरी एनसीईआरटी को 100% में रिवाइज करने वाले हैं। क्या सर हम पहली बार अगर इस चैप्टर को कर रहे हैं, जो कि हालांकि हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी एग्जाम्स आ चुकी हैं, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो क्या हम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल। अगर आप पहली बार भी चैप्टर को कर रहे हैं तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। विद इन 40 to 45 मिनट्स हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, ईजी है ना। और मैं कह रहा था कि भाई इस चैप्टर में हम लोग सारे सारे कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। क्वेश्चंस हम आज की क्लास में नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चंस के लिए हम लोग अलग से सेशन लगेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस लेक्चर को एक बार देख सकते हैं, उसके बाद नोट्स डाउनलोड करके फिर नोट से एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है, वरना फिर भूल जाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो 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 चलो। अगर आपने पहले कभी चैप्टर पढ़ा नहीं है या कभी पढ़ा था लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया था, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जस्ट 20 मिनट आप लेक्चर में बैठो, आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है, बिकॉज आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। अच्छा, शुरू करते हैं अपन डेवलपमेंट चैप्टर से। डेवलपमेंट चैप्टर में हम पढ़ते किसके बारे में हैं? हम डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, हम डेवलपमेंट चैप्टर में डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब हम डेवलपमेंट को किस चीज़ से लिंक करते हैं कि जैसे हम आज से कई सालों पहले हमारा देश कैसा सा दिखता था। लाइक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, इतना अच्छा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना इतने अच्छे रोड्स थे। लेकिन आज हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आज से 10-20 साल पहले आईफोन नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे हम सभी लोग आईफोन यूज़ करते हैं ना। कुछ लोग करते हैं, हम तो नहीं करते। ये क्या हो रहा है? ये डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज़ का डेवलपमेंट है, इसे हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट एसेंशियल थिंग्स दैट पीपल नीड। एसेंशियल थिंग्स दैट पीपल नीड, जो लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों के लिविंग कंडीशंस को बेटर कर सकती है। मतलब जो लोगों के रहन सहन है उसमें बदलाव ला सकती है। ठीक है, पहले के टाइम पे लोग झोपड़ियों में रहा करते थे, छोटे छोटे घरों में रहा करते थे। आज लोग एक बेटर कंफर्ट लाइफ जी पाते हैं बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह करके। ठीक है, दिस इज बेटर लिविंग कंडीशंस। ऑल्सो इक्वालिटी अमंग पीपल। डेवलपमेंट का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता है कि कंफर्ट देना लोगों को, या फिर पहले हम कैसे थे और आज हम कैसे हो चुके हैं। दैट डजंट मीन अबाउट ऑल ऑफ थिंग अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमारे टर्म से, जो हमारी सोच है, इससे काफ़ी बड़ी चीज़ है। ठीक है, इट्स वे टू अचीव दिस गोल्स। ठीक है, तो अगर हमको एसेंशियल थिंग्स चाहिए, हमको बेटर लिविंग कंडीशंस चाहिए, साथ ही में इक्वलिटी चाहिए लोगों के बीच में, ये सारी चीज़ें कैसे आएगी? डेवलपमेंट के माध्यम से ही। तो डेवलपमेंट इज अ वे टू अचीव दिस गोल्स। डेवलपमेंट कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक ब्रॉडर टर्म है ग्रोथ के अलावा। हम डेवलपमेंट को हमेशा ग्रोथ से अटैच करते हैं कि हम ग्रो हो रहे हैं, हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, मतलब हम डेवलप्ड हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि डेवलपमेंट इसका मतलब डेवलपमेंट ही होता है, लेकिन डेवलपमेंट हम बहुत ही छोटे टर्म में डेवलपमेंट को समझ रहे हैं। डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, समझिएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अभी हमको रिवीजन में इन एग्जांपल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंटल गोल्स का मतलब होता है डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। डेवलपमेंट जो होता है वो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी एक के लिए कुछ चीज़ डेवलपमेंट है तो किसी और के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके लिए ना आपकी एनसीईआरटी में एक बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमको पता है कि हमें बिजली चाहिए। ठीक है, जो भी हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो हमें तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें चाहिए कि हमें पूरे दिन 24 घंटा बिजली मिले। ठीक है, तो हमारे तो मज़े। ठीक है, ऐसी गर्मी में तो भाई 24 घंटा बिजली मिलेगी तो मज़े ही आ जाएंगे। लेकिन ये बिजली प्रोड्यूस कैसे होती है? बिजली बनती है पानी से, और पानी को हम समंदर से नहीं ला सकते। पानी को जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, वो पानी को डैम्स में स्टोर करती है। बड़े बड़े डैम्स में हमारे पानी को स्टोर किया जाता है, वहाँ से उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुँचाई जाती है। तो इसी रीज़न से गवर्नमेंट ने क्या किया
गवर्नमेंट ने एक बड़ी जगह ढूंढने की कोशिश की जहाँ पे डैम बनाया जा सके, पानी स्टोर किया जा सके और फिर उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना करके हम तक लोगों तक पहुँचाया जा सके। अब सोचो गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट निकाल रही है जिसमें गवर्नमेंट एक बड़ा डैम बनाने वाली है एक जगह पे। वो जगह गवर्नमेंट की नहीं है, बट गवर्नमेंट उस जगह को एक्वायर करेगी और वहाँ पे डैम बनाएगी। साउंड्स गुड, आपके लिए अच्छा लग रहा है, ठीक है, इट इज़ अ गुड फॉर अस, ठीक है, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर वहाँ पे अगर गवर्नमेंट किसी जगह पे डैम बना रही है तो उस जगह के रहने वाले लोग, ठीक है, बेसिकली जो डैम्स बनते हैं वो गाँव में बनते हैं, बहुत जंगलों वाले एरिया में बनते हैं, बट वहाँ रहने वाले ट्राइबल लोग या वहाँ रहने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों के जीवन को अफेक्ट पहुँचेगा। गवर्नमेंट तो ये ऑफर कर देगी कि भाई आप एक काम करो, आपको हम सिटीज़ में बढ़िया घरों में शिफ्ट कर देंगे, आप अपनी ज़मीन हमको दे दो, हम यहाँ पे डैम बनाना चाहते हैं। वो लोग, आपको लग रहा होगा कि वो लोग खुश हैं इस बात से कि उन्हें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहने मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उनका तो घर चले गया, ठीक है, उनसे उनका गांव चले गया, उनकी घर ज़मीन चली गई, जहाँ पे वो बचपन से रह रहे हैं वो चीज़ उनसे छीन ली गई जस्ट टू मेक अ डैम और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जा सके। तो इलेक्ट्रिसिटी मिलना हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो गई यहाँ पे, लेकिन ज़मीन तो उनकी चली गई तो उनके लिए तो ख़राब चीज़ हो गई ना। तो डेवलपमेंट यहाँ पे हमारे लिए अच्छा है लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं था। तो इसलिए डेवलपमेंट हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, किसी इंसान के लिए डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है तो किसी इंसान के लिए डेवलपमेंट बहुत ख़राब भी हो सकता है। समझे क्या? अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं इनकम एंड द अदर गोल्स के बारे में। इनकम इज़ इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट हम मानते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा सबकी इनकम होगी उतना ज़्यादा हम डेवलप्ड होंगे, जितना ज़्यादा मैं पैसा कमाऊंगा उतना ज़्यादा मैं डेवलप्ड होऊंगा, ठीक है। तो इनकम इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। इनकम इज़ इंपॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। पैसा कमाना ज़रूरी है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो कैसे, पीपल वॉन्ट मोर इनकम, रेगुलर वेजेस, दिन दिहाड़ी चाहिए लोगों को, ज़्यादा पैसा कमाने का, बट सिर्फ पैसा इट इज़ नॉट एवरीथिंग, इट इज़ नॉट एवरीथिंग टू लिव। लाइफ क्वालिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है, आपके ऑफिस का कल्चर बहुत गंदा है, बहुत ख़राब कल्चर है, आपका बॉस 24 घंटे खड़ूस रहता है ना, आपसे आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, आपके जितने भी कलीग्स हैं वहाँ पर, जितने भी आपके लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर बनाया जा रहा है कि काम करो काम करो काम करो, ठीक है, भले ही आपकी सैलरी 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख सैलरी है, लेकिन स्टिल आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, आपको वहाँ पे मज़ा नहीं आएगी, ठीक है, भले ही आप वहाँ पे बैठ करके 5 लाख रुपए महीने कमा लो, लेकिन स्टिल आपको वो मेंटल पीस ऑफ माइंड नहीं मिलने वाला। समझेगा? इसलिए इनकम ही सब कुछ ज़रूरी नहीं होती हमेशा, कुछ नॉन मटेरियल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अच्छा, सब अदर इंपॉर्टेंट गोल्स, जो नॉन मटेरियल चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है, कैसे, कौन सी, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट। अगर मैं ऑफिस में जा रहा हूँ तो भाई सबके साथ इक्वली ट्रीट करो सबको, है ना, मेरे ऊपर ज़्यादा काम मत थोपो, ठीक है, मेरे ऊपर ज़्यादा काम मत लगाओ, बाकी लोगों को भी काम दो, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सबको इक्वली इज्जत दो, फ्रीडम भी दो कि भाई मैं थोड़ा बाकी काम भी कर सकूँ, सिर्फ मुझे ऑफिस के काम मत लगाओ। साथ ही में सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैं तुमको अभी बताया ना ऑफिस का एग्जांपल, वही एग्जांपल से आप इसको लिंक कर सकते हो। सो दिस गोल्स कैन बी मोर इंपॉर्टेंट दैन अ इनकम, ठीक है। मान लीजिए किसी को जो ऑफिस में जा रहा है काम करने के लिए, उसे वहाँ पे मिल तो 5 लाख रुपए रहे, लेकिन वहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, वहाँ उसके लिए पास कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है, बाकी लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन तुम्हें बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तुम्हारे को एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है, तुमको अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा टाइम तक और बिठाया जा रहा है ऑफिस में और काम करवाया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। जितने आपके कलीग्स हैं, जितने आपके लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, आपके साथ दोस्त नहीं है। अब इस सिचुएशन में अगर आप लोग 5 लाख या 5 करोड़ भी कमाओगे ना, फिर भी आपको मज़ा नहीं आएगा, फिर भी आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा वहाँ पे काम करने का। हालांकि कुछ लोगों को 5 करोड़ सुन के लगा होगा कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत झेल लेंगे, लेकिन स्टिल आप एक टाइम तक, एक लिमिट तक झेल सकते हो। कितना झेलोगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितना झेलोगे? इस रीज़न से ये जो नॉन मटेरियल चीज़ें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी कभार तो भाई महीने के अगर 50,000 भी मिल जाए, महीने का 1 लाख भी मिल जाए, लेकिन ये नॉन मटेरियल चीज़ें मिले ना तो भाई इंसान खुश रहता है। समझेगा? चलिए, मतलब कम कमा लूँगा लेकिन खुशहाल जिंदगी जीऊँगा और भाई मेंटल पीस रहेगा। डेवलपमेंट इज equal to mix of goals. For development, people look at a mix of these goals. Development is not only about better income, but is also important things in life. Other important things in life, कौन सी वाली? ये वाली,
ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं नेशनल डेवलपमेंट का एक टॉपिक है यहाँ पे। नेशनल डेवलपमेंट का मैं तुमको थोड़ा बाद में पढ़ाता हूँ, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑन स्टेट्स। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम आज के टाइम पे अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री मान रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हम अपने आप को कंपेयर किससे करते हैं? हम अपने आप को यूएस से कंपेयर करते हैं, हम चाइना से कंपेयर करते हैं, हम अपने आप को रशिया से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान से कौन कंपेयर करता है यार? बांग्लादेश से कौन कंपेयर करता है? वो क्या है, वो चीटियाँ हैं वो हमारे सामने। कंपेयर करना है अपने आप को, हमारी कंट्री को कंपेयर करना है, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को कंपेयर करना है, तो उसे कोई ऐसी कंट्री से कंपेयर करो जो हमारे लेवल पे आती है, जैसे चाइना है, यूएस है, रशिया है, इन कंट्री से कंपेयर करते हैं। लेकिन हम एक दो कंट्रीज को आपस में कंपेयर किस बेसिस पे करते हैं? ठीक है, हम कह तो रहे हैं कि भाई चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हम किस बेसिस पे कह रहे हैं बात को, वो समझने वाले हैं। मेन क्राइटेरिया फॉर कंट्रीज, मेन क्राइटेरिया इज इनकम। क्या है मेन क्राइटेरिया? इनकम। जो कंट्री ज़्यादा पैसा कमा रही है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगी, है ना। चाइना अगर इंडिया से ज़्यादा पैसा कमा रही है तो चाइना ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, इनकम इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा इनकम, जिस कंट्री की सबसे ज़्यादा इनकम, वो कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, और जिस कंट्री की सबसे कम इनकम वो सबसे कम डेवलप्ड। माने चाइना, माने पाकिस्तान। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ कंट्रीज इनकम? अब ये इनकम होती क्या? आपने सुन तो लिया कि इनकम, है ना, इनकम ज़रूरी है, जिसकी ज़्यादा इनकम वो ज़्यादा डेवलप्ड, जिसकी कम इनकम वो कम डेवलप्ड। लेकिन ये इनकम क्या है? इनकम क्या है? मैं तो सैलरी कमाता हूँ, ठीक है, मैं महीने की कमाता हूँ 1 लाख रुपये सैलरी मान लो, ठीक है। अब मैं 1 लाख रुपये सैलरी कमा रहा हूँ, तो मैं क्या इस बेसिस पे बोल सकता हूँ कि कंट्री भी सैलरी कमा रही है किसी के पास से? ऐसा तो नहीं होता। तो कंट्री के लिए इनकम क्या होती है? देखिए, कंट्री के लिए इनकम होती है उसके अंदर रहने वाले, कंट्री के अंदर रहने वाले सभी लोगों की इनकम। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर मान लो ये आपका घर है, ठीक है। अब मान लो यार आपका घर है, आपके घर में 10 लोग रहते हैं, आपके घर में 10 लोग रहते हैं। ये 10 के 10 लोग, सारे लोग काम पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, ऑफिस जाते हैं, पैसा कमाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपकी इनकम क्या है, तो आप बोलोगे सर मैं तो 100 रुपये कमाता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर की इनकम क्या है, ठीक है, आपकी इनकम नहीं पूछी मैंने पूछा आपके घर की इनकम क्या है, तो आप किसकी इनकम बताओगे? क्या आप 100 रुपये बोलोगे, या आप आपके घर में रहने वाले 10 के 10 लोगों की सबकी इनकम को मिला करके ऐड करके फिर बताओगे कि सर हमारे घर में जितने लोग रहते हैं ना, हमारे घर में 10 लोग रहते हैं, हम सब लोग इतना इतना पैसा कमाते हैं, सबको अगर हम लोग ऐड कर दें तो मतलब हमारे घर से टोटल इतना पैसा कमाया जाता है। वही है, ठीक है। दिस गिव्स टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, बट टोटल इनकम अलोन इज नॉट इनफ बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डिफर्स। ठीक है, लेकिन हम बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स तो कर सकते हैं, मतलब कंट्री की टोटल इनकम के बेसिस पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दोनों कंट्रीज़ को कि कौन सी कंट्री की सबसे ज़्यादा इनकम है, वो कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। लेकिन पॉपुलेशन भी तो मैटर करती है। अब मान लो किसी कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया एज अ कंट्री में बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक इंसान अगर 5,000 रुपये भी कमा रहा होगा, 10,000 रुपये भी कमा रहा होगा, या 50,000 रुपये भी कमा रहा होगा, तो हमारी टोटल इनकम ज़्यादा आएगी ना, हमारी इनकम ज़्यादा आएगी। वेयर एज अगर हम लोग जापान से कंपेयर करेंगे तो जापान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो अगर हम लोग जापान की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो उनकी हमारे से टोटल इनकम कम है, क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी कम है ना, उनके यहाँ पे रहने वाले लोग भी कम है। ठीक है, समझा गया, समझा गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका घर है, आपके घर में 10 लोग रहते हैं, ठीक है। ये 10 लोग आपके घर में 10 लोग सारे मिल करके 1,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, 1,000 रुपये कमाते हैं। वही आपके बगल में शर्मा जी रहते हैं, है ना, उनके घर में टोटल 5 लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं, और वो लोग मिल करके सारे 1,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखो भाई दोनों घर वाले टोटल कमा तो 1,000 रुपये ही रहे हैं, कमा तो 1,000 रुपये ही रहे हैं, लेकिन साला एक घर में 10 लोग मिलकर के 1,000 रुपये कमा रहे हैं, और एक घर में सिर्फ 5 लोग मिलकर के 1,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इनकम या ज़्यादा मजबूत कौन है, ज़्यादा स्ट्रांग कौन है? ये शर्मा जी लोग। क्यों? क्योंकि कम लोग हैं और कम लोग होकर के भी इतनी इनकम कमा रहे हैं, समझे क्या? अब इसी से रिलेटेड हमारा आगे वाला टॉपिक है विच इज़ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम, अब हम लोग अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे देखने जाएं तो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो इस बेसिस पे हमारी टोटल इनकम भी ज़्यादा आएगी ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा पता है? हमको एवरेज इनकम निकालनी पड़ेगी, मतलब हमको ये निकालना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज हमारे देश में एक व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है। वो निकलता कैसे है? हमारे जो
टोटल पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो हमारे टोटल पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है उसको ले लो, और जो टोटल पूरे इंडिया की इनकम है उसको ले लो, दोनों को डिवाइड कर लो, तो तुमको ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमा रहा है ना वो मिल जाएगा, विच इज एवरेज इनकम। इसे हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, ये पढ़ा नहीं होगा बट मैथ्स में बेसिक कैलकुलेशन तो पढ़ी होगी कि अगर हम लोग टोटल इनकम को ऊपर रख लें और नीचे में पूरी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को रख लें तो हमें पता चल जाएगा कि एवरेज एक इंसान कितना कमा रहा है, ठीक है। अब अगर हम इस बेसिस पे इंडिया और जापान को कंपेयर करें तब हमें समझ में आएगा कि जापान हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। जापान हमसे टोटल इनकम में तो कम है लेकिन पर कैपिटा इनकम में हमसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए हमारी टोटल इनकम ज़्यादा दिखती है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे नॉर्मल एक व्यक्ति जितना कमा रहा है ना उससे ज़्यादा पैसा जापान में रहने वाला एक व्यक्ति कमाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आई थी, ठीक है, 2023 के अंदर में, जो कि वर्ल्ड बैंक ने निकाली थी। किसने निकाली थी? वर्ल्ड बैंक ने। मैंने इसको कहा है रट्टा कर लो, मतलब इसको याद कर लो। वर्ल्ड बैंक ने 2023 के अंदर में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली थी। इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा था जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $63,400 पर ईयर से ज़्यादा होगी तो वो हाई इनकम कंट्री कहलाएगी। जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 2400 पर ईयर या उससे कम होगी तो उसे हम लोग एक गरीब देश मतलब लो इनकम कंट्री बोलेंगे। तो सर इंडिया कहाँ पे आता है? इंडिया आता है इन दोनों के बीच में, आता है इंडिया। इंडिया की कितनी है? इंडिया की है 10,030 रुपीज़ पर ईयर $। तो हम एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री आते हैं, ना ही हम लोग हाई रिच इनकम कंट्री है ना ही हम लोग एकदम पुअर कंट्री, हम मिडिल इनकम में आते हैं। समझा गया? अब कुछ लिमिटेशंस हैं ऑफ एवरेज इनकम, इसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं आएंगे, ठीक है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। अब इनकम और अदर क्राइटेरिया पे हम लोग थोड़ा सा डिफर करने वाले हैं। अब हम लोग ने क्या है ना कंपेयर कर लिया अपने आप को कंट्रीज के साथ कि हम लोग कंट्रीज के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज इनकम, ठीक है, टोटल इनकम के बेसिस पे, ठीक है जी। अब हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हमारे खुद के स्टेट्स को। इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ज़रा सा, ठीक है। यहाँ पे ये टेबल, ये वाला टेबल को देखो, ये टेबल दिख रहा है। यहाँ पे स्टेट लिखे हुए हैं, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम लिखी हुई है। यहाँ पे 3 स्टेट्स दिए हुए हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। हरियाणा, केरला और बिहार, और तीनों स्टेट्स में हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज़्यादा है। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में एक व्यक्ति एक साल में 2,64,000 रुपीज़ ऑन एन एवरेज कमाता है। केरला के अंदर में 2,34,405 रुपीज़ ऑन एन एवरेज कमाता है, और बिहार के अंदर में 47,498 रुपीज़ ऑन एन एवरेज कमाता है। मतलब सबसे कम बिहार में कमाता है, ठीक है, और हरियाणा में रहने वाला एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है। तो हरियाणा यहाँ पे थोड़ा डेवलप्ड हुआ, ठीक है। हम हरियाणा को इन तीनों के कंपैरिजन में हरियाणा को ज़्यादा डेवलप्ड मानेंगे, ठीक है। अब ये वाला टेबल देखो, इस टेबल में हम लोग कुछ चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। क्या? सबसे पहली चीज़ तो हम इसमें 3 नए कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे हम लोग वापस से हरियाणा, केरला और बिहार को कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ हम लोग पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ाया था, और हमने चैप्टर के स्टार्ट में वापस पढ़ा था कि हमेशा इनकम जरूरी नहीं होती लाडले, हमेशा इनकम जरूरी नहीं होती। इनकम जरूरी है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कि क्या कंट्री डेवलप्ड हो रही है, क्या स्टेट डेवलप्ड हो रहा है, उसके लिए इनकम जरूरी है। लेकिन इनकम के अलावा भी बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो यही है वो बाकी चीज़ें। हमेशा पैसा मैटर नहीं करता लाडले, कुछ चीज़ें और मैटर करती हैं, तो यही है वो और चीज़ें दूसरी। तो इनमें अभी हमने ना पर कैपिटा के बेसिस पे तीनों स्टेट्स को कवर कर लिया। अब हम लोग जो है ना बाकी अदर देन इनकम के बेसिस पे कंपेयर करने वाले हैं कि इन तीनों स्टेट्स में सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है। हरियाणा, केरला और बिहार की बात करें तो यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है it indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year। मतलब एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए, उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे एक साल के अंदर अंदर डेड हो गए, ठीक है। मतलब एक साल के अंदर 1000 बच्चे पैदा हुए, उन 1000 बच्चों में से ऑन एन एवरेज कितने बच्चे एक साल के अंदर अंदर डेड हो गए, उसे हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब मुझे बताओ किसी स्टेट का या किसी कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा तो अच्छा है या कम होगा तो अच्छा है? सोचो, ज़्यादा होगा तो अच्छा है या कम होगा तो अच्छा है? अरे ऑब्वियसली कम होगा तो अच्छा है।
ज़्यादा होगा तो अच्छा है। क्यों ज़्यादा होगा तो क्यों अच्छा है? क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि भाई कंट्री, उस स्टेट क्या है, उस कंट्री की जो हॉस्पिटल्स हैं या उसका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार के बेसिस पे। ठीक है, जिस स्टेट का सबसे कम होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उनका ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने गलती से मार्क किया था, देखो यहाँ पे हम लोग केरला को मार्क करना चाहते हैं। केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है सिर्फ और सिर्फ 6। कितना रेट है? 6 रेट है। मतलब ये कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, और वहीं पे बिहार के अंदर ये रेट 27 है, हरियाणा के अंदर में 28 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर है, सबसे कम जो है वो केरला के अंदर है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि केरला के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो केरला के अंदर में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा है। और इस रीज़न से वहाँ पे जो बच्चे ऑन एन एवरेज पैदा हो रहे हैं उनमें से काफ़ी कम बच्चे मर रहे हैं। समझिएगा। नेक्स्ट चीज़ है हमारी लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबोव एज ग्रुप्स। मतलब 7 या 7 साल से आगे के बच्चे, जो एज रेंज में बच्चे आते हैं, उनमें से कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, उसे हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेट पॉपुलेशन, पढ़े लिखे बच्चे। अब मुझे बताओ, किसी स्टेट का लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा तो अच्छा है कि कम होगा तो अच्छा है? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा तो अच्छा है। और यहाँ पर भी केरला टॉप करता है। केरला का 94 है, मतलब केरला में ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा बच्चे लिटरेट हैं। नेट अटेंडेंस रेशो, नेट अटेंडेंस रेशो का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 to 17 ईयर्स जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द सेम एज ग्रुप। मतलब हमको 15 से 17 साल के बच्चों के एज ग्रुप के टोटल बच्चों को, टोटल बच्चों में से देखना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। 15 से 17 साल के बच्चे, टोटल बच्चे उस स्टेट में कितने हैं, उनमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। समझाता हूँ, देखो। मान लो एक स्टेट के अंदर में 15 से 16 साल के बच्चे हैं कुछ 100, मान लो 100 बच्चे हैं जो 15 से 17 साल की एज के अंदर आते हैं। हमें देखना है कि उन 100 बच्चों में से, उन 100 बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। मान लीजिए उन 100 में से अराउंड 50 बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो यही हमारा रेशो बन जाएगा, नेट अटेंडेंस रेशो। समझे क्या? अब नेट अटेंडेंस रेशो ज़्यादा होगा तो अच्छा है कि कम होगा तो अच्छा है? ज़्यादा होगा तो अच्छा है। और यहाँ पर भी केरला ही टॉप करता है 94 के साथ। मतलब केरला के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है कहाँ करते हैं, स्कूल जाते हैं, अटेंडेंस मतलब उनका नेट अटेंडेंस रेशो अच्छा है। समझिए क्या? आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट को हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है ना। मनी अलोन इट इज़ नॉट इनफ, मनी कैनॉट बाय एवरीथिंग नीडेड फॉर द गुड लाइफ, है ना। मनी कांट एंश्योर क्लीन एनवायरनमेंट। पैसा कितना ही कमा लो, AQI कम होगा या नहीं होगा ये पैसे पे डिपेंड नहीं करता। रास्ते सड़कें अच्छी बनेंगी नहीं बनेंगी ये पैसे पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तुम्हारे पैसे पे डिपेंड नहीं करता कि तुम कितना पैसा कमा रहे हो। प्योर मेडिसिन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये पैसे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये सारी हैं वो पब्लिक फैसिलिटी जो गवर्नमेंट को हमको प्रोवाइड करनी होती है। Why public facilities are needed? These public facilities are provided by the government for the betterment of the society, community. Citizen in a country are not equal standing. Some are rich and some are poor, है ना। चिल्ड्रंस हु कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट स्कूल, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते, गवर्नमेंट्स को उनके लिए ओपन स्कूल्स ओपन खोलने चाहिए, स्कूल्स खोलने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स खोलने चाहिए जहाँ पे वो बच्चे जाकर के पढ़ाई कर सके, अच्छा एजुकेशन एक्वायर कर सके। ठीक है, और जहाँ पे चिल्ड्रंस आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द एडिक्वेट फैसिलिटी। ठीक है, अब ये करना चाहिए गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं करा, तो इस रीज़न से बच्चे नहीं जा पाते स्कूल। और अल्टीमेटली इससे क्या होता है, लिटरेसी रेट कम होता है। समझे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, केरला। केरला के अंदर सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बिकॉज इट हैज़ एडुक्वेट बेसिक हेल्थ, जिसमें तुमको पहले ऊपर ही कहा कि उनकी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो उनके हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी एडवांस हैं। ठीक है, और वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छा है, साथ में एजुकेशन फैसिलिटीज़ उनकी काफ़ी अच्छी है, इसलिए जो लिटरेसी रेट है उनका वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है क्या? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है राशन प्रोवाइड करती है, वो इसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे समझने वाले हैं ये बॉडी मास इंडेक्स और ह्यूमन इंडेक्स को। ये आपको एक आपके इसमें दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, ये बॉडी मास इंडेक्स। ह्यूमन इंडेक्स समझ लो क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट होती है, इट इज़ ए यूजफुल मेथड टू मेजर डेवलपमेंट। ये बेसिकली
ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट जो है ना, डेवलपमेंट को मेजर करती है। ये लोग डेवलपमेंट को मेजर करते हैं और उसके लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। करता कौन है? ये करते हैं हमारे प्यारे भाई UNDP, विच इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। ये क्या करते हैं? ये कंपेयर करते हैं कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन द एजुकेशन, हेल्थ और उनके पर कैपिटा इनकम। ठीक है जी। ये सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर नहीं करते हैं, ये पर कैपिटा इनकम को भी देखते हैं, साथ ही में ऑन ग्राउंड उस कंट्री का एजुकेशन कैसा है, उस कंट्री की हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है, उस कंट्री के रोड्स कैसी हैं, उस सब के बेसिस पे कंट्री को क्लासीफाई करते हैं कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, या फिर डेवलपमेंट कौन से स्टेज पे है। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके, सारा डेटा कलेक्ट करके वो एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन बनाता है? UNDP बनाती है। सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारी UNDP होती है, जो ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट बनाती है UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं होती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पर कैपिटा इनकम, इन सभी को लिया जाता है। वहीं पे जो हमारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, जो हमारी वर्ल्ड बैंक बनाती है, वो कंट्रीज को कंपेयर करती है जस्ट ओनली बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कितनी है उसके बेसिस पे ही कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। समझे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम चैप्टर के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। चैप्टर का आखिरी हिस्सा है अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है रिसोर्सेस को सस्टेनेबली यूज करो, मतलब हमारे रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं। ठीक है, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। इन रिसोर्सेस को हमको रिजर्व करना होगा, प्रिजर्व करके रखना होगा, हमको संभाल के रखना होगा। अगर हम इन रिजर्व्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली ये एक दिन जा करके ख़त्म हो जाएंगे, और उससे फिर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको ये रिसोर्सेज यूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा, और अल्टीमेटली हमारे नेचर को डैमेज पहुंच रहा है इस सब चीज़ों से। तो हमें इन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली, मतलब प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए, कम से कम क्वांटिटीज़ में कम यूज़ करना चाहिए, और एक्सट्रैक्ट करना चाहिए हमारे धरती में से। इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये हम लोग ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट इसी चीज़ को समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, विच इज़ ग्राउंड वाटर इन इंडिया का एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल है उन्होंने एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फटाफट 2 मिनट में खत्म करेंगे, इतना प्यारे तरीके से मैं तुमको तुम्हारे लिए लेके आया हूँ कि तुमको फटाफट समझ में आ जाएगा पढ़ते ही। ठीक है, ग्राउंड वाटर इन इंडिया का मतलब ये है कि ग्राउंड वाटर जो है ना वो एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। रेन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है कि वो रिप्लेनिश होता है नेचुरली, मतलब नेचुरली बार बार बनता है। ठीक है, मतलब अगर आप पानी ज़मीन से एक बार निकालोगे तो वापस पानी आ जाएगा, पानी निकालोगे वापस पानी आ जाएगा ग्राउंड वाटर के अंदर में, ये रिप्लेनिश हो जाता है नेचुरली। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा ही निकालें, ठीक है, मतलब हमारे नेचर का ना एक कैपेसिटी होती है, नेचर की कैपेसिटी होती है। अगर हम ग्राउंड वाटर का यूज़ भी कर रहे हैं तो अगर हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उतना ग्राउंड वाटर वापस आ जाएगा, उतना वापस रिप्लेनिश हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक साथ ही पूरा निकाल लेंगे तो इससे तो हम लोग अपने मदर नेचर को ख़राब कर रहे हैं, उसे डैमेज पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो उससे फिर वो रिप्लेनिश नहीं होगा, मतलब वापस ग्राउंड वाटर नहीं आएगा, और अल्टीमेटली इससे होता क्या? सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता? क्योंकि हम ग्राउंड वाटर पूरा निकाल चुके हैं, तब ग्राउंड वाटर आ ही नहीं रहा है। आपने न्यूज़ में सुना होगा ना कि ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी कम हो चुका है, पानी का लेवल काफ़ी कम हो चुका है, ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी कम हो चुका है। इसी रीज़न से इसे हम क्या बोलते हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इससे होता क्या है? ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे गिरना चालू हो जाता है, और अल्टीमेटली इससे फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में ग्राउंड वाटर एक टाइम पे पूरा खत्म हो जाएगा और इससे पानी की तंगी आ जाएगी। अब फ्यूचर शॉर्टेज क्या हो जाएगी? फ्यूचर शॉर्टेज हो जाएगी। इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट मस्ट यूज रिसोर्सेज केयरफुली टू रिमेन सस्टेनेबल। डेवलपमेंट करो, पानी का यूज़ करो, ज़रूरी है, फार्मर्स के लिए भी पानी का यूज़ ज़रूरी है, लेकिन प्रॉपर यूज़ करो ना, सस्टेनेबली यूज़ करो उसको। ठीक है, एक साथ पूरा मत निकालो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मत करो। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओ एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज इसका हम लोग मान सकते हैं क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल वही चीज़ है जिससे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी नहीं, एलपीजी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बनती है किससे? क्रूड ऑयल से बनती है ना। और क्रूड ऑयल जो है ना ये एक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है। क्या है? नॉन रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है तेल खत्म खेल खत्म। ठीक है, आपने सुना होगा तेल खत्म खेल खत्म। तो वो तेल बार बार नहीं आएगा, एक बार वो तेल खत्म हो गया तो खत्म हो गया, क्योंकि वो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, जब तक आ रहा है तब तक आ रहा है। तो जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है ना ये काफ़ी लिमिटेड होता है, इट इज़ एन लिमिटेड स्टॉक ऑन अर्थ। अगर हम लोग उसको बार बार निकालते रहेंगे, है ना, और अगर आप अभी तो देख ही रहे हो दुनिया में क्या हाल चल रहा है। ठीक है, पेट्रोल के लिए, तेल के लिए, तेल चाहिए भाई, तेल चाहिए, वहाँ से वो तो लगा पड़ा है भाई, तेल चाहिए, तेल चाहिए, है ना। अब इतना तेल निकालोगे तो भाई उसको समझाना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की भी चीज़ होती है, लाडले, उसको कर ले। ठीक है,
अब अगर हम लोग इसको कंटिन्यूस एक्सट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली एक टाइम पे जाकर के ये सारे क्रूड ऑयल रिजर्व्स कम हो जाएंगे। ठीक है, ज़मीन भी कितना कितना रखेगी भाई क्रूड ऑयल हमारी धरती के अंदर, एक ना एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये ख़त्म हो गया तो वापस से फ्यूचर शॉर्टेज आ जाएगी। इससे होगा क्या, देखो ये जो रिसोर्स है ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, ये रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हैं और ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, और मेनली इंडिया में तो क्रूड ऑयल मिलता भी नहीं है। इंडिया तो मेनली क्रूड ऑयल को क्या करता है, इम्पोर्ट करता है। ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इट कैन बर्डन ऑन इकोनॉमी प्लस फ्यूचर इनसिक्योरिटीज़, मतलब फ्यूचर में जाकर के कभी ख़त्म हो गया तो तुम गए। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन ये है कि डेवलपमेंट शुड कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जेनजी, मतलब जनरेशन के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट करो लेकिन उसको थोड़ा संभाल के करो यार, ऐसा कहने का मतलब कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसी के साथ हमने चैप्टर को खत्म कर दिया है। आई होप आपको चैप्टर में मजा आया होगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही मीठा मीठा सा प्यार सा चैप्टर था, एकदम मज़ा ही आ गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें दोस्तों।